जय हिंद दोस्तों। आप सबका आज के एडिटोरियल के वीडियो में बहुत ज़्यादा स्वागत है। आज है मंडे 23 जनवरी। रोज की तरह आज भी हम 3 इंपॉर्टेंट इश्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। एक आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है तो बात यहां पे करी जा रही है एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के बारे। विकसित भारत बनने के लिए हमको ब्लॉक डेवलपमेंट पे एम्फसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन एक आर्टिकल अगेन यहां पे बात करेंगे क्या क्या समस्याएं हैं रिलेटेड टू अर्बनाइजेशन, क्या क्या कमियां हैं हमारी अर्बनाइजेशन पॉलिसी में, इसको डिस्कस करेंगे। हिंदू में आर्टिकल आया है। देन एक आर्टिकल सैटरडे को आया था, ये आईआर से संबंधित है। G20 की प्रेसिडेंसी जैसे हम जानते हैं भारत के पास है और जाहिर सी बात है कि बहुत सारे ऐसे अवसर आएंगे, बहुत सारे ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं भारत के पास जहां पे भारत अपनी इस प्रेसिडेंसी को लेवरेज कर सकता है। तो कैसे भारत अपनी प्रेसिडेंसी को लेवरेज करते हुए साउथ एशिया के लिए एक बुलंद आवाज बन सकता है, ये हिंदू में आर्टिकल आया था, इसको भी डिस्कस करेंगे। और आज का सवाल जो रहेगा दैट विल बी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। आगे बढ़ने से पहले जस्ट क्विक 20 सेकंड्स 30 सेकंड्स आपको मैं बस यही बताना चाहता हूं हमारे प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज के बारे। कोई भी सीरियस बच्चा है जो कि अपना प्रीलिम्स का अभी अटेम्प्ट देगा, मई 2023 में पहला हो, पांचवा हो, छठा हो, तीसरा हो, जो भी अटेम्प्ट हो, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। मैं बार बार एम्फसाइज करता रहता हूं कि प्रैक्टिस करिए। मार्क्स जितने मर्जी आ रहे हो मॉक टेस्ट में, लेकिन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है और आपकी तैयारी और स्ट्रीमलाइन हो जाएगी। आपको पता लगेगा कि कहाँ कहाँ पे मेरे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहां पे मेरे को ज्यादा रिवीजन की रिक्वायरमेंट है। तो ये सब चीजें टेस्ट के जरिए ही आपको पता लगेगा। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं टेस्ट सीरीज अपने वो निकालते हैं। यदि आप हमारी टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करके हमारी टेस्ट सीरीज अवेल कर सकते हैं। लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से हमारे यहाँ पे आपको टेस्ट देखने को मिलेंगे। 30 टेस्ट रहेंगे हमारे प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज में। नाउ लेट्स बिगिन द डिस्कशन। विकसित भारत ब्लूप्रिंट, ये नीति आयोग के सीईओ ने लिखा है। नाउ अब यहां पे बात को समझें। देखिए अभी रिसेंटली क्या हुआ था, कुछ दिन पहले की बात है, जनवरी 7 की बात है। दूसरी नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी प्रधानमंत्री जी की राज्य सरकारों की चीफ सेक्रेटरीज के साथ और वहां पे 7 जनवरी को प्रधानमंत्री जी ने एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम को लॉन्च किया था। परिवर्तनकारी प्रोग्राम है, ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोग्राम है जो कि एम्फसाइज करेगा प्रशासन और शासन के ऊपर कि कैसे अच्छे शासन के जरिए, अच्छे प्रशासन के जरिए लोगों की लाइफ को एनहांस किया जा सकता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को। आफ्टर ऑल गवर्नेंस का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द सिटीजंस। और इसके चलते बहुत सारी स्कीम्स हैं जो कि ऑलरेडी ऑनगोइंग स्कीम्स है। वैसे बहुत सारे सिटीजंस को, बहुत सारे नागरिकों को स्कीम्स के बारे में पता भी नहीं होता, खास करके रूरल एरियाज में। तो कैसे उन स्कीम्स को कन्वर्ट किया जा सकता है और कैसे उनको रियल टाइम बेसिस पे कंसिस्टेंटली ट्रैक किया जा सकता है। जो इसकी बुनियाद है एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की, ये उसी बुनियाद पे है जिस बुनियाद पे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, जी हाँ, 112 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स जो कि बहुत पिछड़े हुए डिस्ट्रिक्ट्स हैं पूरे देश में, खास करके इसमें से बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं जो कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इन्फेक्टेड है। अब कुछ ऐसी स्कीम्स एडीपी यानी कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ये 112 अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स के लिए 2018 में लॉन्च करी गई थी। और एम क्या था कि कैसे जो इंडिकेटर्स हैं, जो एचडीआई इंडिकेटर्स हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हैं इन सब डिस्ट्रिक्ट्स में, कैसे उसको इंप्रूव किया जा सकता है। तो ब्लॉक जो है वो बेसिक यूनिट है फॉर गवर्नेंस। हम ग्राम पंचायत की बात करते हैं, ब्लॉक्स की बात करते हैं, बेसिक यूनिट जो है गवर्नेंस का वो यहां से शुरू होता है। तो बहुत अच्छी बात है कि बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से ही हम यहां पे इस चीज को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए यहां पे क्या किया गया है, यहां पे कमिटी बैठाई गई है इन कंसल्टेशन विद द स्टेट्स और 500 ऐसे ब्लॉक्स आइडेंटिफाई करे गए हैं अक्रॉस द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री जहां पे हम ये प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करेंगे। 15 ऐसे सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इस प्रोग्राम के चलते यहाँ पे मद्देनजर रखे जाएंगे। कौन से की सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होंगे? हेल्थ है, न्यूट्रिशन है, एजुकेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, एग्रीकल्चर, स्किल डेवलपमेंट, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और आदि आदि एटसेट्रा एटसेट्रा। अब ये जो की सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं इनको रियल टाइम बेसिस पे ट्रैक किया जाएगा, देखा जाएगा कि कौन सा ब्लॉक कितना बेहतर परफॉर्म कर रहा है। कंपटीशन भी अच्छी बात होती है, हेल्दी कंपटीशन होना भी अच्छी बात है। एक हेल्दी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट के साथ इस प्रोग्राम को ट्रैक किया जाएगा अमंग द ब्लॉक्स और आगे जो डेटा आएगा वो डेटा मदद करेगा अधिकारियों के लिए, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए कि कैसे वो अपने प्रशासन को और बेहतर कर सकते हैं, कैसे जो लास्ट माइल डिलीवरी चैलेंजेस है उसको और सुधारा जा सकता है। थोड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव समझें तो ब्लॉक डेवलपमेंट प्रोग्राम या कम्युनिटी लेड डेवलपमेंट प्रोग्राम ये तो 1952 से हम देखते आ रहे हैं। इनफैक्ट पहली बार ब्लॉक डेवलपमेंट प्रोग्राम 2 अक्टूबर 1952 को लॉन्च करा गया था। मेन एम क्या था? देखिए हम नए नए आज़ाद हुए थे, एग्रेरियन इकॉनमी थे, प्राइमरली हमारी जो आबादी थी, जो पॉपुलेशन थी दैट वाज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। तो कैसे हम अपने रूरल डेवलपमेंट को और एनहांस कर सकते हैं, तो ये पर्पस था उस वक्त जब ये प्रोग्राम को लॉन्च करा गया था। अलॉन्ग विद कैसे बेहतर हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती हैं, कैसे एजुकेशन सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती हैं। डेवलपमेंट
का जो पैराडाइम है ओवर द लास्ट 7.5 डेकेड्स, दैट हैज एक्सेलरेटेड। और डेवलपमेंट ब्लॉक्स की जहां पे बात आती है तो ये इंश्योर करता है, देखिए यहाँ पे ना टारगेटिंग करना बहुत ज़्यादा ईजी है। आप यहाँ पे ब्लॉक लेवल पे लिमिटेड पॉपुलेशन है वहाँ पे टारगेट कर सकते हैं, वहाँ पे जो अब हम ये विकास की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो लोगों को वहाँ पे फ़ायदा पहुँचाया जा सकता है। जो भी स्कीम्स है, चाहे वो जल जीवन मिशन हो, चाहे वो स्वच्छता भारत की बात हो, कोई भी ऐसी मिशन हो, कोई भी ऐसा स्कीम हो, चाहे वो हम किसी भी स्कीम की बात करें, फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करें, टारगेटिंग बहुत बेहतर रहती है। तो ब्लॉक लेवल पे इंश्योर किया जा सकता है कि कैसे इन सरकारी सर्विसेज का, सरकारी स्कीम्स का एक वाइडर इंप्लीमेंटेशन हो सकता है, वाइडर कवरेज हो सकता है। ठीक है, अब देखिए, अब ये बात क्या है ना, अब यहां पे दो बातें आती हैं। एक तो आता है इंटर स्टेट वेरिएशन और एक आता है इंट्रा स्टेट वेरिएशन। अब एक स्टेट के अंदर, एक राज्य के अंदर हो सकता है कि एक ब्लॉक के जो सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं दैट माइट बी मच बेटर दैन द अदर ब्लॉक इन द सेम पार्ट ऑफ द स्टेट। तो ये तो हो गया आपका कि भी इंट्रा स्टेट हो गया। और एक इंटर स्टेट के यहाँ पे कंपटीशन आ जाता है विद इन द स्टेट्स। अब हो सकता है अगर हम ब्लॉक्स की बात करें विद इन केरला, नाउ द सिचुएशन माइट बी मच डिफरेंट एज कंपेयर टू दैट इन बिहार। तो अगेन, अब वन साइज फिट ऑल अप्रोच हर एक ब्लॉक में अप्लाई नहीं की जा सकती है। ठीक है, अब यहां पे इस स्कीम के चलते, ये जो स्कीम यहां पे जो लॉन्च करी गई है एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, तो यहां पे आप टेलर मेड सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, कस्टमाइज्ड अप्रोचेस निकाल सकते हैं कि कैसे हम सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को सुधार सकते हैं। कौन से ऐसे वो ब्लॉक्स हैं विद इन वन स्टेट जहां पे बहुत ज़्यादा प्रेसिंग नीड्स हैं डेवलपमेंट के लिए, क्या क्या वहां पे, कहाँ पे वो मार खा रहे हैं, क्या क्या वहां पे एजुकेशन सर्विसेज कैसी हैं, हेल्थ सर्विसेज कैसी हैं, और अकॉर्डिंगली वहां पे आप उसमें सुधार लेके आ सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है जन आंदोलन की, जन भागीदारी की, कि डिसीजन मेकिंग को आप ग्रास रूट लेवल तक लेके आ सकते हैं। ठीक है, अब जैसे हम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की बात करें तो यहाँ पे अब इसकी सक्सेस के बारे भी काफ़ी हाईलाइट करा गया इस आर्टिकल में, कुछ यहाँ पे केस स्टडीज भी यहाँ पे शो करी गई थी। अब ये भी जन आंदोलन से कम नहीं है जो सक्सेस हम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम का देखें, और आगे जाके इस बात की उम्मीद है कि हम ब्लॉक प्रोग्राम में भी इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो होता देखेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पश्चिम सिंहभूम की बात करी गई है जो कि झारखंड में है। अब ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इफेक्टेड एरिया है। क्या आप जानते हैं, अगर हम प्रेग्नेंट औरतों की रजिस्ट्रेशन की बात करें तो ये स्कीम को लॉन्च करने के बाद यानी कि 2018 में केवल 39% औरतें थीं जो कि प्रेग्नेंट थी और वो अपने आप को रजिस्टर करते थे सरकारी अस्पतालों में। आज ये आंकड़ा देखिए कितना बढ़ गया है, 91%, फ्रॉम 39% इन 2018 टू 91% इन 2022। सो दैट इज अ रिमार्केबल अचीवमेंट, आई मस्ट से। अभी पिछले साल के बजट में, अब इस साल का बजट भी कुछ ही दिनों में आने ही वाला है, हफ्ते 10 दिन में आने वाला है। अब पिछले साल के बजट में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जी ने ये अनाउंस किया था, निर्मला सीतारमण जी ने, कि लगभग 95% जो 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो यानी कि 95% ऑफ दीज 112 डिस्ट्रिक्ट्स दे हैव मेड अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस, वेदर इट्स हेल्थ, वेदर इट्स एजुकेशन, वेदर दैट स्किल डेवलपमेंट। तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज ये जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स थे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में ये बहुत ही पीछे थे, बहुत पिछड़े हुए थे। ठीक है, लेकिन अभी भी बहुत सारा काम करने को बाकी है, कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं? ज्योग्राफिकल टेरेन की बात हो, लैक ऑफ रिसोर्सेज की बात हो, हिस्टोरिकल इनजस्टिस है, ठीक है, सोशली मार्जिनलाइजेशन की बात हो, अभी भी लोगों के अंदर इतनी अवेयरनेस नहीं है। ठीक है, आदिवासी लोग रहते हैं बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स में जो कि बहुत वल्नरेबल हैं, और भी ऐसे बहुत सारे कारण आ जाते हैं। अब अगेन ये कोशिश है इस एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की कि कैसे इस इनइक्वालिटीज़ को, इन चैलेंजेस को, इन लूप होल्स को कैसे और एड्रेस किया जा सकता है और बेहतर किया जा सकता है, गवर्नेंस को इंप्रूव किया जा सकता है। ठीक है, नाउ एज की ड्राइवर्स टू दिस इनिशिएटिव, स्टेट्स से बहुत उम्मीद लगाई जा रही है कि वो गाइड करेंगे, सपोर्ट करेंगे और साथ के साथ रिव्यू करेंगे इन प्रोग्राम्स को, इन पॉलिसीज़ को। और ऑफ कोर्स ये जो सारा का सारा जो प्रोग्राम, जो अगर हम एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की बात करें, ये किसके लीडरशिप के अंदर होगा? अंडर द लीडरशिप ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, उनका बहुत एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल रहने वाला है, एक इंपॉर्टेंट भूमिका रहने वाली है एज फार एज द लास्ट माइल सर्विस डिलीवरी इज कंसर्न। याद करिए कितने साल पहले राजीव गांधी जी ने एक बात कही थी कि यदि सरकार 1 रुपया अगर गरीबों के लिए, कुछ सोशल वेलफेयर स्कीम के लिए वो खर्च करना चाहते हैं, तो इस 1 रुपये में से कितना, सिर्फ केवल 15 पैसे ही हैं जो कि सिटीजन्स की जेब में जाते हैं, लोगों की डेवलपमेंट में जाते हैं। बाकी 85 पैसा कौन खा जाता है? बिचौलिए खा जाते हैं। तो अगेन चैलेंजेस हैं, चाहे आज हम डिजिटाइजेशन के टुवर्ड्स मूव कर चुके हैं, लेकिन अभी भी चैलेंजेस हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेफिसिट अभी भी बहुत है। तो कंक्लूजन की बात करें तो ये प्रोग्राम कहीं ना कहीं मदद करेगा ब्लॉक्स को फंडामेंटल यूनिट ऑफ गवर्नेंस के ब्लॉक्स कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं मैसिवली टू इंडियाज जीडीपी, एंड साथ के साथ यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का भी खास ख्याल रखा जाएगा। और ये प्रोग्राम एम करता है कि कैसे नागरिकों के अधिकारों को,
उनके सिद्धांतों को, उनकी मर्यादा को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, कैसे उनको अच्छा प्रशासन प्रोवाइड करके, अच्छा गवर्नेंस प्रोवाइड करके, और कैसे वो इजीली लाभदायक तरीके से गवर्नमेंट स्कीम्स को एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ एक इन्फॉर्मेशन जाने से पहले आपको ये भी बताना चाहता हूँ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम के बारे। तो सरकार ने ये प्रोग्राम कब लॉन्च किया था? जनवरी 2018 में लॉन्च किया था। विजन ऑफ न्यू इंडिया देखा था 2022 तक। फोकस क्या था कि ऐसे डिस्ट्रिक्ट जो कि बहुत पिछड़े हुए हैं, 112 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे आइडेंटिफाई करे गए थे जिनका जो रैंक है अंडर दी एचडीआई वो बहुत कम है। अब भारत को एचडीआई का रैंक इंप्रूव करना है, तो क्या उसका सोल्यूशन है? अब केवल अगर भारत में सिर्फ न्यू दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, पुणे तो नहीं आता, इतना बड़ा भारत है, तो क्यों नहीं ब्लॉक्स को हम टारगेट करें, ऐसे ब्लॉक्स को पहले पकड़े, ऐसे ब्लॉक्स को हम देखें जहां पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स बहुत कम है, बहुत वर्स्ट है। तो नीति आयोग ने ये मैप किया था और नीति आयोग ने कहा कि इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर कोशिश करी जाएगी कि कैसे एचडीआई इंडिकेटर्स को बेहतर किया जा सकता है, लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बेहतर किया जा सकता है, एजुकेशन को बेहतर किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला आर्टिकल। तो यहां पे बात करेंगे भारत की अर्बनाइजेशन पॉलिसीज के बारे। अब आपको याद होगा अभी नवंबर की ही बात है, वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई थी एज फार एज द अर्बनाइजेशन इन इंडिया इज कंसर्न, और वर्ल्ड बैंक ने ये कहा था कि आने वाले 15 सालों में भारत को लगभग $840 बिलियन की रिक्वायरमेंट रहेगी अगर हमने अर्बनाइजेशन को इन्हांस करना है, अर्बन अगर रिफॉर्म्स लेके आने हैं और अपनी सिटीज को और लिवेबल बनाना है। तो यानी कि लगभग 70 लाख करोड़ बनता है, ये 70 लाख करोड़ इन द नेक्स्ट 15 ईयर्स। अब वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने यह कहा था कि देखिए ज्यादातर जो पैसा है वो तो सरकार से ही आ रहा है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत कम है। हालांकि हमने स्मार्ट सिटीज मिशन के बारे हम ये नहीं कि पिछले 6-7 सालों से पढ़ते आ रहे हैं, स्मार्ट सिटीज के बारे, अर्बनाइजेशन रिफॉर्म्स के बारे हम पिछले 30 सालों से सुनते आ रहे हैं, जब से हमने लिबरलाइजेशन को एम्ब्रेस करा है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन बहुत कम देखने को मिला है। इनफैक्ट मच ऑफ द फंड्स दे आर कमिंग फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड देन ऑब्वियसली द सिटी गवर्नमेंट्स एज वेल। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स बहुत कम है और पैसे की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। मैं बार बार कहता हूं कि सरकारें जो हैं वो स्कार्सिटी पे ऑपरेट करते हैं, उनके पास स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है, इतने पैसे नहीं हैं कि वो सारे के सारे पैसे स्मार्ट सिटीज़ पे इन्वेस्ट कर सकें। प्राइवेट सेक्टर का योगदान देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब थोड़ा अगर हम पिक्चर को देखें, यहाँ पे बिग पिक्चर को देखें, कुछ आंकड़े देखें, कुछ रिपोर्ट्स की बात करें, तो जब भी अर्बनाइजेशन की बात हो रही है या रिफॉर्म्स की बात हो रही है या एक्सपेंडिचर की बात हो रही है, कैपिटल को अट्रैक्ट करने की बात हो रही है फॉर अर्बनाइजेशन रिफॉर्म्स, तो ये आप रिपोर्ट्स को, इन कोटेशंस को आप कोट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ईश्वर जज आलूवालिया जी की जो रिपोर्ट थी वो ये उनका ये कहना था दैट बाय 2030 लगभग 40 लाख करोड़ की रिक्वायरमेंट रहेगी अगर हमने अर्बन रिफॉर्म्स लेके आने, सिटीज को लिवेबल बनाना है। ठीक है, लाइकवाइज 11th प्लान ने यहाँ पे आंकड़े जो हमारे सामने रखे थे 1,30,000 करोड़, 1,32,000 करोड़ फॉर अर्बन ट्रांसपोर्ट, 1,32,000 करोड़ फॉर हाउसिंग एज वेल। मैकिन्सी की रिपोर्ट जो थी अर्बनाइजेशन के चलते, उसका जो आंकड़ा था वो लगभग 90 लाख करोड़ का था। देखिए अब इतने साल हो चुके हैं, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को हुए को, बार बार आर्टिकल आता रहता है, 73rd अमेंडमेंट हो, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो, लेकिन फिर भी हम देख पा रहे हैं कि इतना कुछ होने के बावजूद भी लोगों की लाइफ में बदलाव नहीं आया है, फिर भी ज़्यादा डेवलपमेंट हम नहीं देख पा रहे हैं, सिटीज़ इतनी लिवेबल नहीं है और अभी ग्लोबल वार्मिंग के चलते, क्लाइमेट चेंज के चलते सिटीज़ की समस्याएं और बढ़ रही हैं। अब वर्ल्ड बैंक का आंकड़ा कहता है कि 70 लाख करोड़ चाहिए आने वाले 15 सालों में, यानी कि लगभग $50-55 बिलियन पर एनम। अब अगर हम यहाँ पे स्मार्ट सिटी मिशन हो या अमृत मिशन हो या प्रधानमंत्री आवास योजना, अगर हम बात करें, हाउसिंग स्कीम की बात करें, इसके लिए कितना एलोकेशन है सरकार के द्वारा? 2 लाख करोड़ का। और ये जो स्कीम्स हैं, ये जो 2 लाख करोड़ का कंबाइंड जो एलोकेशन है, दिस इज फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। तो सवाल यहाँ पे आता है कि आप कहाँ से 70 लाख करोड़ तो वर्ल्ड बैंक ने बोला है 15 सालों के लिए, ये तो 2 लाख करोड़ का एलोकेशन 5 साल के लिए, तो इतना सारा गैप जो है बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई, इसको कैसे एड्रेस किया जाएगा? तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, कोर आइडिया जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट का था वो क्या था कि सिटीज को कैसे लिवेबल बनाया जा सकता है, कि सिटीज अपने आप में कैसे सक्षम हो सकते हैं, सिटीज अपने आप में कैसे और रेवेन्यूज जनरेट कर सकते हैं, रेज कर सकते हैं। तो यानी कि सिंपलर टर्म्स वर्ल्ड बैंक का ये कहना था कि आपको प्रॉपर्टी टैक्सेस को बढ़ाना पड़ेगा, सर्विस चार्जेस को बढ़ाना पड़ेगा ना। अब यहाँ पे पैराडॉक्स आ जाता है, अब 85% ऑफ द सिटी रेवेन्यू दैट इज फ्रॉम द सिटीज। ठीक है, अब दिस मीन्स के जो सिटीजन हैं, जो नागरिक हैं, वो तो कह रहे हैं कि हम टैक्स दे रहे हैं, तो आप हमसे और, वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि आप और टैक्स दीजिए, तो सिटीजन्स कह रहे हैं कि हम इतना टैक्स भरें लेकिन हमको अमेनिटीज नहीं मिल रही है, हमको सर्विसेज नहीं मिल रही है, हमारे घर के पास पार्क्स नहीं है, हम किस बात पे टैक्स देते रहें। चलो अगर नागरिक टैक्स और ज्यादा दे भी दें शहरों में, नगर पालिकाओं में, तो विल दैट बी सफिशिएंट टू मीट द राइजिंग डिमांड्स ऑफ द अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इन द सिटीज? ये हमारे सामने एक अहम मुद्दा आता है।
तो बहुत ज्यादा फोकस ना टेक्नोलॉजी पे दिया जाता है। ठीक है, टेक्नोलॉजी पे फोकस देना जरूरी भी है, लेकिन कॉलमनिस्ट कह रहे हैं कि अक्सर हर चीज टेक्नोलॉजी, हर चीज का आंसर टेक्नोलॉजी में नहीं होता। हर चीज का आंसर हर हाई कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजीज में नहीं होता। लोगों से पूछो लोग क्या चाहते हैं, लोगों को एंगेज करो, है ना। जन आंदोलन की बात आ रही है। सिटीज को, सिटी गवर्नमेंट्स को, नगर पालिकाओं को आप एम्पावर करो, जो म्यूनिसिपैलिटीज उनको एम्पावर करो, लोगों को एम्पावर्ड फील होने की भावना दिलाओ। ठीक है, अब यहाँ पे 2013 की बात है, प्रोफेसर के.सी. सिवा रामाकृष्णन जी ने यहाँ पे एक नेशनल टास्क फोर्स बना था, 2013 की बात है, जहाँ पे प्रोफेसर साहब ने रिव्यू करा था 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को। काफी सारे यहाँ पे सुझाव आए गए थे, जैसे कि लोगों को एम्पावर कैसे किया जाए, शहरों को कैसे एम्पावर किया जा सकता है, सिटी गवर्नमेंट्स को कैसे एम्पावर किया जा सकता है, अर्बन गवर्नेंस की यहाँ पे बहुत बात करी गई थी। ये प्रपोजल आया कि देखो पैसा तो बहुत है, नागरिक जो हैं, अर्बन सिटीजन जो हैं, वो काफी टैक्स दे रहे हैं, यदि हम 10% ऑफ द इनकम टैक्स जो कि हम उनसे कलेक्ट कर रहे हैं उनको वापस भी दे दें तो भी हमारे पास बहुत पैसा होगा, कॉर्पस हमारे पास काफी ज्यादा होगा कि हम अर्बनाइजेशन के टुवर्ड्स सिटीज को लिवेबल बनाने के लिए हम फोकस कर सकते हैं। एक बहुत क्रूशियल एस्पेक्ट है, वो है प्रशासन का, गवर्नेंस का। ये बहुत जरूरी है, और अगर हम प्रशासन की बात करें, बहुत अच्छी स्थिति में ये हम नहीं देखते हैं इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज। रेगुलर इलेक्शंस नहीं होते हैं, ठीक है, रेगुलर इलेक्शंस मस्ट बी हेल्ड इन सिटीज। ठीक है, और यहाँ पे अगेन जो 3Fs की बात आती है, फाइनेंसेस, फंक्शंस, फंक्शनरीज, कि कैसे आप एम्पावर, सिर्फ कहने से नहीं होता ना, आपने एम्पावरमेंट करनी है। राज्य सरकारों ने नगर पालिकाओं को, पंचायत को अगर आपने एम्पावर करना है तो आपको पावर्स को डिवॉल्व भी करना पड़ेगा बाय ट्रांसफरिंग द 3Fs, फाइनेंसेस, फंक्शंस एंड फंक्शनरीज। अब यहाँ पे शिमला का एग्जाम्पल लिया गया। शिमला वैसे तो देखिए हिल स्टेशन है, गर्मियों की छुट्टियों में बहुत सारे लोग जाते हैं शिमला घूमने फिरने, सर्दियों में भी जाते हैं बर्फ देखने के लिए। हो सकता है आने वाले 2-3 दिनों में शिमला में बर्फ भी पड़े, ऐसा मौसम विभाग का कहना था। लेकिन शिमला में ना टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, प्रॉब्लम यहाँ पे पानी की बहुत आती है। तो शिमला वाटर वर्क्स वाज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ सिंगल यूटिलिटी, 2016-17 की बात है। शिमला वाटर वर्क्स को यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया ग्रेटर शिमला वाटर सप्लाई एंड सीवेज सर्कल में, लेकिन शिमला की म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर। बैंक ने लोन दिया, सॉफ्ट लोन दिया कि कोई बात नहीं, आप ये बात इंश्योर करो कि आप नागरिकों को, लोगों को एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर इंश्योर कर सकते हो, पैसे कोई बात नहीं है बाद में देते रहना। लेकिन कंडीशन ये है कि ये जो बॉडी बनाई गई है, एंटिटी बनाई गई है, दिस विल रिमेन अंडर द शिमला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। लेकिन 2017-18 में क्या हुआ, एक साल बाद ये बॉडी को, ग्रेटर शिमला वाटर सप्लाई एंड सीवेज सर्कल को फॉर्म कर दिया अंडर द शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड। यानी कि जो म्यूनिसिपैलिटी थी, जो शिमला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन था, उसको बाहर निकाल दिया। अब ये तो चीज नहीं बनी ना, आप म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को ही बाहर निकाल रहे हैं और किसी और एंटिटी में इस पर्टिकुलर एंटिटी को मर्ज कर रहे हैं, तो ये सोल्यूशन नहीं हुआ। ठीक है, ये सोल्यूशन नहीं है अगर आपने अर्बनाइजेशन को स्ट्रेंथन करना है इंडिया में। तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट बिल्कुल ठीक कह रही है कि हमारे यहाँ पे पॉलिसी जो पैरालिसिस है, दैट इज फ्रॉम द टॉप, नॉट फ्रॉम द बॉटम बट फ्रॉम द टॉप, और इस इशू को एड्रेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यानी कि एक तो बात यहाँ पे आ रही है आर्टिकल में, गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करना बहुत जरूरी है, और दूसरी बात डेफिनेटली फाइनेंसिंग की बात आती है, और जहां पे फाइनेंसिंग की बात आती है, प्राइवेट फाइनेंसिंग अट्रैक्ट करना बहुत जरूरी है। लास्ट आर्टिकल यहाँ पे बात करेंगे G20 प्रेसिडेंसी टू एम्पलीफाई साउथ एशियाज वॉइस। अब G20 को लेके बहुत सारे आर्टिकल्स आ रहे हैं, बिकॉज आएंगे भी, बिकॉज भारत के पास G20 की प्रेसिडेंसी है। साउथ एशिया की बात करें, मैंने अभी कुछ दिन पहले भी एक आर्टिकल सुहासिनी हैदर जी का आया था, जहां पे साउथ एशिया से संबंधित क्या क्या प्रॉब्लम्स है वो हमने डिस्कस करी थी, और हमने ये बात कही भी थी कि रीजनलिज्म देखने को नहीं मिलता साउथ एशिया में। हम जहां पे ग्लोबल वॉइस ऑफ साउथ समिट भारत ने कंडक्ट करा 12-13 जनवरी को, तो वहां पे हमने ये बात भी डिस्कस करी थी उस आर्टिकल में, सुहासिनी हैदर जी के आर्टिकल में, कि हम साउथ एशिया को लेके ज्यादा सीरियस क्यों नहीं है, रीजनलिज्म को लेके ज्यादा सीरियस क्यों नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि साउथ एशिया में गरीबी बहुत है, बिजली की कमी है ना, महंगाई की बहुत समस्या है। देखिए हमारे नेबरहुड में ही देखें तो कितने सारे देश, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, हर कोई IMF के सामने हाथ जोड़ के खड़ा है कि हमको लोन चाहिए, हमको फाइनेंस करें। श्रीलंका में देखिए पिछला एक साल कितना भयंकर रहा था, महंगाई देखिए वहां पे 64% महंगाई है। पाकिस्तान में देखिए कितना नुकसान हुआ है, पाकिस्तान की अभी हालत देखिए, पाकिस्तान में अभी न्यूज में आ रहा था कि कितने सारे शहरों में वहां पे बिजली ही नहीं है, बिजली की सप्लाई कट कर दी गई है। फ्लड्स के बाद कितना नुकसान पाकिस्तान को हुआ है, कितनी बुरी हालत है पाकिस्तान की। पाकिस्तान भी अभी हाथ जोड़ के IMF के सामने लोन मांग रहा है। पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव्स, ये सब अच्छी बात नहीं है, इट्स नॉट गुड फॉर इंडिया। हम विकसित भारत बनना चाहते हैं, लेकिन हमारे आस पड़ोस में अगर ऐसा माहौल बना है, ऐसा तनाव बना है, तो हम कैसे अपने आप को विकसित भारत कह पाएंगे। तो ये मौका हमारे लिए है कि हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं कलेक्टिव एक्शन को एट द G20, जिसके चलते हम रीजनल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और पीस को भी इंश्योर कर सकते हैं और आवाज बन सकते हैं, एक बुलंद आवाज बन सकते हैं साउथ एशियन रीजन के लिए।
तो अब ये इतना आसान काम नहीं होगा, स्पेशली जब हम अपने साउथ एशियन रीजन की बात करें। बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स हैं, ओपन बॉर्डर्स हैं, पोरस बॉर्डर्स हैं, कन्फ्लिक्ट्स भी बहुत होते हैं, लेकिन अभी अर्थव्यवस्था हमारे इस रीजन में बहुत अभी खराब है। ठीक है, डेट की बात करें, अब कितने सारे बैंक से साउथ एशियन इकोनॉमीज ने उधार लिया हुआ है, क्रेडिट उठाया हुआ है, अब वो उधार भी वापस नहीं कर पा रहे हैं। तो ये मौका हमारे पास है, हमारी आर्थिक व्यवस्था की जो स्थिति है इन सब देशों के मुकाबले तो बहुत बेहतर है। तो ये मौका है हमारे पास कि कैसे हम जो सोशियो इकोनॉमिक एस्पिरेशंस हैं लोगों की, खास करके साउथ एशिया के 1.8 बिलियन पीपल की, कैसे वो हम रेस कर सकते हैं एज अ एल्डर ब्रदर, एज अ बिग ब्रदर। अब 3 G20 इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं। देखिए, अभी पिछली प्रेसिडेंसी इंडोनेशिया के पास थी, अभी इंडिया के पास है, अगली ब्राजील के पास होगी, ब्राजील के बाद साउथ अफ्रीका के पास होगी, यानी कि 2025 तक जो प्रेसिडेंसी है G20 की वो डेवलपिंग वर्ल्ड के पास है। अब डेवलपिंग वर्ल्ड के मुद्दे तो सेम ही होते हैं, चाहे वो महंगाई की बात हो, चाहे वो ग्रीन एनर्जी की बात हो, क्लाइमेट चेंज की बात हो। तो हम बहुत ज्यादा अटेंशन यहां पे ड्रॉ कर सकते हैं यूटिलाइजिंग दिस प्रेसिडेंसी ऑफ G20, और इंश्योर भी कर सकते हैं कि ये जो मोमेंटम है आगे भी कंटिन्यू रहे जब ब्राजील या साउथ अफ्रीका के पास भी G20 की प्रेसिडेंसी जाएगी। अब जब ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन की बात आती है तो मेजॉरिटी जो साउथ एशियन नेशंस हैं वो अपनी एनर्जी कहां से प्रोड्यूस कर रहे हैं? बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स। अब 63% ऑफ साउथ एशियाज एमिशंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस दिस कम फ्रॉम एनर्जी जनरेशन। अब फॉरेक्स रिजर्व डिप्लीट हो रहे हैं, चाहे वो बांग्लादेश है, चाहे वो पाकिस्तान है। अब डेफिनेटली कोयला हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, क्या ये कंट्रीज अफोर्ड कर सकते हैं कि और कोयला इंपोर्ट करें? अभी पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में बिजली नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी आउटेजेस हो रहे हैं। ठीक है, बांग्लादेश हो, भारत हो, पाकिस्तान हो, ये सारी की सारी कंट्रीज किस पे निर्भर कर रही हैं? इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए कोल पे निर्भर कर रही हैं। तो अब अगेन बार बार ये बात आती है, नोबडी इज सेइंग कि आज आप कोल को कंप्लीटली फेज आउट कर दो, बट ग्रेजुअली हमको एक मैनर में, एक आने वाले 10-15 सालों में हमको ग्रेजुअली कोल को फेज डाउन तो करना पड़ेगा ना, अगर आज हम फेज आउट नहीं कर रहे हैं। तो ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन सभी देशों के लिए एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी है और साउथ एशियन कंट्रीज के लिए भी बहुत बड़ी प्रायोरिटी है। तो अब यहां पे जो कॉलमनिस्ट कह रहे हैं, अब यहां पे बात आती है रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरलिज्म के बारे। अब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, फंडिंग, इस सबसे आगे बढ़ना पड़ेगा। अब अगर हम बात करें, चाहे वो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, चाहे वो IMF है, चाहे वो वर्ल्ड बैंक है, मेजॉरिटी ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस हैं, यहाँ पे बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज हैं। अब यहाँ पे बार बार बात आती है कि यहाँ पे वर्ल्ड बैंक पे, IMF पे, UN पे रिफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट है कि जो डिवाइड है डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में बढ़ता ही जा रहा है। भारत के पास क्योंकि प्रेसिडेंसी है G20 की, तो भारत इस मल्टीलेटरलिज्म एजेंडा को और ज्यादा एक रिफॉर्म स्ट्रक्चर में सामने लेके आ सकता है। दैट लुक, अगर मल्टीलेटरलिज्म को प्रमोट करना भी है तो क्यों ना हम मल्टीलेटरलिज्म को रिफॉर्म करें, ताकि जो डेवलपिंग कंट्रीज है, जो डेवलपिंग वर्ल्ड है, उनका भला हो सके। नहीं तो ऐसे मल्टीलेटरलिज्म का फायदा क्या? अब मल्टीलेटरलिज्म से सिर्फ यूके का, जर्मनी का, फ्रांस का, रशिया का, अमेरिका का, चाइना का तो फायदा नहीं होना चाहिए ना, डेवलपिंग वर्ल्ड का फायदा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जहां पे हम डेवलपिंग वर्ल्ड के लिए इतनी आवाज उठा ही रहे हैं, क्यों नहीं हम साउथ एशिया के लिए भी आवाज उठाएं और रीजनलिज्म को और स्ट्रॉन्ग करें। तो कंक्लूजन, बीइंग द ओनली G20 मेंबर फ्रॉम साउथ एशिया, तो हमारे पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी ज्यादा बड़ी बनती है। बहुत सारे जो नॉन G20 नेशंस हैं, ठीक है, पर्टिकुलरली अगर हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की बात करें, वो भारत को लुक अप टू करते हैं कि कैसे उनके जो इंटरेस्ट हैं भारत रिप्रेजेंट कर पाएगा इस प्रेसिडेंसी के चलते। तो भारत के ऊपर काफ़ी उम्मीदें हैं, भारत के ऊपर काफ़ी यहाँ पे प्रार्थनाएं की जा रही हैं कि कैसे भारत इन डेवलपिंग देशों के कंसर्न्स को सामने वॉइस कर सकता है और मल्टीलेटरलिज्म को कैसे रिफॉर्म किया जा सकता है इस प्रेसिडेंसी के टेन्योर में, और कैसे इस मोमेंटम को आगे भी कंटिन्यू किया जा सकता है जब ब्राजील और साउथ अफ्रीका के पास G20 की प्रेसिडेंसी आती है। क्वेश्चन ऑफ द डे, अ विकसित ब्लॉक इज द फाउंडेशन फॉर अ विकसित भारत। क्या आपके राय है, क्या आपका व्यूज है इसमें? कमेंट करें 150 वर्ड्स में। अब आप इस क्वेश्चन को पोस्ट कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, मैं रोज रिपीट करता रहता हूं, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है एडिटोरियल्स विद मेंस आंसर राइटिंग। अब इस ग्रुप का एक्सेस पाने के लिए यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिखाई देगा, क्लिक करेंगे, टेलीग्राम चैनल पर रिडायरेक्ट किया जाएगा। कुछ दिन पहले हम यहाँ पे आंसर्स जो थे, जो मॉडल आंसर्स थे, वो पिन नहीं कर पाए थे, लेकिन लगभग सारे के सारे आंसर्स, मैंने अपनी टीम से भी बात करी थी, उन्होंने आंसर्स सारे पिन कर दिए हैं, जो क्वेश्चन ऑफ द डेज के जो बेस्ट आंसर्स रहते हैं अलॉन्ग विद द मॉडल आंसर्स, तो वो आप चेक कर सकते हैं। शाम को 6 बजे पिन किया जाता है। बाकी दोस्तों आज की डिस्कशन में इतना ही रहेगा, मिलेंगे हम कल और चर्चा के साथ और एनालिसिस के साथ। आप अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच, जय हिंद।